देखिए माँ, 4 दिन पहले मुक्त हो गए थे हम गुस्सा से, और फिर बाद मुक्त हुए मान से, और फिर माया भी न रही, और कल लोभ भी न रहा। तो माँ, जब कुछ भी न रहा भैया, ना तुम में क्रोध बचे, ना अहंकार बचे, और ना छल बचे, और ना इच्छाएं बचें, तो बचेगा क्या? माँ, जब कुछ भी न बचेगा तो मेरे बचे रहने का बोध तो बचेगा कि नहीं बचेगा? क्या समझ रहे नहीं भैया? जब मुझ में कुछ भी ना होगा तो मुझे मेरे होने का एहसास तो होगा कि नहीं होगा? तो आज का जो धर्म है वो होने के एहसास का धर्म है कि मैं हूं। क्या? मैं हूं। तो होने को कहते हैं सत। क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में सत कहते हैं, ठीक है। हिंदी में होना कहते हैं, और अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंस कह दें। क्या? या बिकमिंग या बीइंग, ठीक है कि नहीं है? तो आज माँ, पहले मुझे क्रोध का बोध हो रहा था तो कट कर दिया मैंने क्षमा से उसे, ठीक है ना। फिर मुझे अहम का बोध हो रहा था, मान हो रहा था, तो मैंने कोमलता धारण कर ली, तो अब वो भी ना रहा। फिर छल का बोध हो रहा था तो मैं सरल हो गया, ठीक माँ, तो वो भी ना रहा। कल लोभ इच्छाओं के संदर्भ में चर्चा की थी, याद है ना? और मैं आपको बताऊं, जिस आदमी का धंधा पहले दिन ग्राहक ज्यादा हो और फिर कम और फिर कम और फिर कम, तो वो आदमी एक अच्छा निवेशक नहीं माना जाता, ठीक है ना भैया? पहले ग्राहकी ज्यादा हो रही थी देखो, और अब क्या हो गई है? कम हो गई। 10वें दिन कम से कम 10 जरूर रही हो, नहीं तो कम हो जाओ। तो माँ, भाभी माँ, जब कुछ भी ना होगा मेरे भीतर, इच्छाएं भी ना होंगी मेरे भीतर, मान मद क्रोध माया छल कपट कुछ भी ना होगा, तो फिर मेरा जो होना है वो तो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आज जो धर्म है सत्य का, तो सत्य का धर्म है भाभी माँ, सत्ता को उपलब्ध हो जाना। जो सत्ता के श्रद्धालु हैं वे ही सत्यवाची हैं। क्या? जो होनेपन को उपलब्ध हो गए हैं। अब कैसे, जब मैं हूं भाभी मां तो मैं कैसा हूं, अब ये देख लेंगे। देखिए, अभी चर्चा की थी, सवेरे भी चर्चा की थी। किसी ने मुझसे पूछा कि झूठ क्या है, झूठ किसे कहते हैं? तो झूठ है जिसे बोलने के पहले तुम्हें सोचना पड़े। बोलते हो? हाँ? और मैंने कल पूछा था, मैं हमेशा, मां सुनो, बच्चों से खास करके और बिटियों से भी एक प्रश्न पूछता हूं कि बेटे जरा एक बात बताओ, आपके बीच में और आपके माता और पिता के बीच में कितने प्रतिशत की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए? पारदर्शिता कितनी होनी चाहिए बताओ? आप समझते हो कि माता पिता से मुझे इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कितना? 100% मान लूं मैं? भाभी मां, कितना प्रतिशत मान लूं भैया से?
और भैया तुम भी बता दो कितना प्रतिशत मान लूं भाभी से कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। जितना आप छुपा रहे हो वो ही तुम्हारा चोर है, क्योंकि भाभी मां दोष को छिपाया जाता है। कभी तुमने देखा है कि प्रतियोगिताओं में पाए हुए इनाम पे तुमने पर्दे लगाए हो? नहीं, उसे सजा के रखते हैं। जो बेहतर होता है जीवन में वो दिखाया जाता है, कि सौंदर्य प्रदर्शित किया जाता है और कुरूपता छिपाई जाती है। तो जितने प्रतिशत, समझ रहे महर्षि, जितने प्रतिशत यदि तुम्हारी समझ कहती है कि इतने प्रतिशत मुझे अपारदर्शी होना चाहिए, इतने प्रतिशत में ट्रांसपेरेंट हो जाऊं और इतने प्रतिशत नहीं, तो वही है अनुपात आपके चोर होने का और झूठा होने का और मिथ्या होने का। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका लड़का कहीं बाहर पढ़ता था, तो उन्होंने अपने बच्चे से बाबूजी एक ही बात कही कि बेटे पैसे जितना चाहिए उतना लेते रहो, हालांकि हिसाब पूरा देना, और कुछ ऐसा न लिखना जिसे तुम जस्टिफाई ना कर पाओ कि ये खर्च कहाँ किया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि बाबूजी जो अनजस्टिफाई होता है वो होता है मलिनता, कुरूपता, पाप होते हैं जिसे मैं छिपाना चाहता हूं, और पुण्य उजागर किए जाते हैं, है कि नहीं है? तो झूठ क्या है मां, जिसे बोलने के पहले हमें सोचना पड़े। और जो जब आप कह रहे हो कि इतना पारदर्शी हो जाऊं कि नहीं, 80% तो पारदर्शिता ठीक है, 20% नहीं, वो आपके जीवन की गतिविधियां जो हैं वो गतिविधियां होंगी दोषात्मक, दोष ही होंगे। और बामुश्किल अगर 15 साल का लड़का छिपा रहा है तो 75 का होते होते जो अभी 20% छिपा रहा है 75 का होएगा, तो सिवाय कालेपन के इस आदमी में कुछ रह नहीं जाएगा। जब 15 साल की उम्र में यदि इसमें 20 या 10% कालापन है तो 75 तक कितना हो जाएगा? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हो गए हैं सब। हाँ, लोग अपने अनुभव से बोलते हैं, लोग अपने अनुभव से बोलते हैं, और मैंने तुरंत कह दिया हो जाएगा, क्योंकि वे जानते हैं कि मां भीतर कुरूपता हो भर गई है, इसलिए पर्दे लगाए चले जाओ। अपने घर में मेहमान होते हैं तो जहां कूड़ा करकट होता है, जिन दीवालों में सीलन आके वो पुट्टी उधर जाती है, सोफा उधर ही चिपका देते हैं कि जे ना दिखे। अब मेहमान आखिरी तक नहीं सोच पाता कि इतने बड़े बेडरूम में या ड्राइंग रूम में जो सोफा इधर काय को लगा रखा है इनने। तो मां, अब देखिए कुरूपता छिपाई जाती है, ठीक है कि नहीं है? तो और कारण क्या है? कारण ये है कि जो मेरे भीतर होने का बोध होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। मां, आपको अस्तित्व का बोध नहीं है। किसको? आपको अपने एग्जिस्टेंस का बिल्कुल भी बोध नहीं है बाबूजी। और जिसे अपने एग्जिस्टेंस का मैं एग्जिस्ट में हूं, मैं रहूंगा, तो बाबूजी मां जिसे ये पता है कि मैं रहूंगा और मेरा होना अकारण है, मेरा जिंदा होना किसी पे निर्भर नहीं है क्या भाभी? तुम्हारा जिंदा होना बे भले ही भैया भाभी से और भाभी भैया से कहते रहेंगे, जैसे हमने पहले सुनाया था, एक कवि लिखता है कि हमारे और तुम्हारे प्रेम में कुछ कमी रह गई,
क्योंकि तुमसे बिछड़ के हम ना मरे और हमसे बिछड़ के तुम ना मरे। क्योंकि वो तो पहले दावे क्या किए थे भैया, तो हो सकता है तुम कर भी चुके हो। क्या किए थे भाभी कि तुम ना होगे तो हम मर जाएंगे। इधर विधुर हुए 2-2 3-3 साल हो गए, बिल्कुल नहीं मरे। और इधर उनको ठीक से पता। एक दिन एक अच्छी बात है भैया, एक मौलाना थे, तो वे रोज देखते मोहल्ले के आदमी कि कितना प्रेमी आदमी है। क्यों? क्योंकि महरूम बीवी की कब्र पे जाके पंखा झल रहा। क्या? जो मरी हुई बीवी की कब्र पे जाके क्या जल रहा? पंखा जल रहा। लोग कहते हैं कि मौलाना खूब प्रेमी आदमी हो आप। तो कहने लगे कम वक्त कौन प्रेमी। अरते मरते हुए समय बीबी कह गई थी कि मुझे पता है दूसरा निगाह तो करोगे ही तुम, कम से कम इतना ठहर जाना कि मेरी जो कब्र है वो सूख जाए। समझ रहे? और कम वक्त कोई रोज पानी डाल जाता है। तो मां आपका होना, देखिए मूल चीज समझिए, आप जिंदा हो किसी अकारण जिंदा हो। आप अपने जिंदा होने में किसी की निर्भरता नहीं है। तो जो आज का धर्म है वो ये बोध कराता है कि आप अपने होने का बोध करो। आप किसी के डर से जिंदा नहीं हो, आप किसी की आशा से जिंदा नहीं हो, ना स्नेह से जिंदा हो, ना लोभ से जिंदा हो, किसी और चीजों से जिंदा नहीं हो। तुम अपने होने पने से जिंदा हो। जिंदा होना तुम्हारी बनावट का अनिवार्य हिस्सा है। तो जब अपने जिंदा होने का बोध जिसे हो जाता है वो झूठ बोलेगा क्यों? क्योंकि झूठ तो हम किसी कारण से बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? और कारण से तब बोलते हैं जब लगता है प्राणों पे संकट आ जाएगा। पिताजी मारेंगे कि वो पैसे कहां इन्वेस्ट कर दिए जो तुम्हें दिए थे, तो तुम्हें लगा कि अब प्राणों पे संकट आएगा तो तुमने भय से झूठ बोला। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जिसे पता, आप ठीक से देख लीजिए, जिस आदमी को लेकर के आप बहुत परेशान रहती हो ना, या जिस भाईयन को लेके आप परेशान हो, तकरीबन 20-25 साल तक तो पता भी नहीं था कि तुम्हें मिलनी है। पता 20-25 साल तक इन्हें बुखार चढ़ रहा, बीमार हो रहा, लूला लगड़ा क्या हो रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क पड़ता? बताओ, पड़ रहा था क्या? इन्हें, तुम्हें भी नहीं कोई फर्क पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आप अलग जिंदा थे, वे अलग जिंदा हैं। आप दोनों के होने का बोध अपने अपने में था ना। लेकिन हुआ क्या फिर, जब आप इस झूठ से भर गए कि मेरा होना इस पे निर्भर करता है और इसका होना मेरे पे निर्भर करता है, जहां से ये झूठ शुरू हुआ तो इस झूठ को बनाए रखने के लिए और सैकड़ों झूठ शुरू हो गए। फिर ना चाहते हुए भी ऐसे आश्वासन दिए चले जा रहे हैं। और बच्चे भी कितने चतुर हो जाते हैं, वे कई बार माता पिता को पकड़ लेते, मम्मी जी बताओ हम अच्छे लगते हैं कि पिताजी? और वो माँ कह भी नहीं पाती है, बेटा अब पूरा प्रेम तुम में ही शिफ्ट हो गया है उधर से। वो कह भी नहीं पाती हैं, तो झूठ बोले चली जाती हो। फिर बेटा ये ना पूछा करो तुम, और पापा ही को चुनेंगे तुम्हारे हम। हालांकि ये सत्य भी है एक अर्थ में, ऐसा नहीं है। लेकिन दुर्घटना क्या है मां? दुर्घटना ये है कि खुद को भुला देना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रही? और शर्त क्या थी? चलो बताओ शर्त क्या है? झूठ वो है जिसे बोलने के पहले तुम्हें सोचना पड़े, ठीक है?
जब सोचते हो तो एक प्रपंच रचते हो कि इस झूठ को वाजिब कैसे ठहराया जाए। तो जब तुम झूठ को वाजिब ठहराते हो तो झूठ का ही सहारा लेते हो कि सत्य का सहारा लेते हो, बताओ। तो एक झूठ को वाजिब ठहराने में मां तुम्हें कई झूठ का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो इसमें दोष क्या है? झूठ के साथ झूठ बोलने में दोष नहीं है, ना झूठ का सहारा लेने में दोष है। दोष इसमें आ जाता है कि तुम झूठ के सहारे खोजते खोजते फिर अंतर्मुखी से बहिर्मुखी हो जाते हो। क्या हो जाते हो? अंतर्मुखी, समझ रहे ना? फिर तुमको होना था सेल्फ कॉन्शियस। क्या होना था? हाँ, और आप क्या हो गए हो? आपकी जो चेतना है वो दूसरे डायरेक्शन में बह रही है। अब बह रही कि नहीं बह रही? ये दोष है। तुम्हें तो आत्ममुग्ध होना था। क्या होना था मां? आत्ममुग्ध होना था कि मैं हूं। और जो जितना आत्ममुग्ध होता है वो उतने कम झूठ बोलता है। जो जितना परमुख होता है वो उतने ज्यादा झूठ बोलता है। तो जो आप लोगों में जितना ज्यादा झूठ बोले, समझिए वो उतना परमुख है। अब लगा लो अपने अपने। मैं रुक जाता हूं, सोच लो। ठीक है मां कि नहीं है? और चेतना, जिस शायद मैंने आपको यहां कहा था या कहां कहा तक, एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है सात्र करके, वो कहता है दी अदर इज हेल। क्या? दी अदर इज हेल, दूसरा नरक है। क्या मावी मां? दूसरा नरक है। अरे जहां आपको आत्म प्रतिष्ठित होना था वहां पर आपने पर प्रतिष्ठा कर दी। जिस बेदी पे बैठे जाने थे भगवान, वहां तुमने किसी और को बिठा दिया। भाऊ लेने दो, मजा लेने दो उसे। अबे खुद ही परमुख हैं, इधर मुझे सुनो, मजा लेने दो उनको। और इसमें एक और बात बता दूं, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं कैलाश चंद जी शास्त्री करके। उनका नियम था कि अपने बेटे को कभी अभिषेक को उठाते नहीं थे तब तक जब तक कि उनका लड़का कहता नहीं था कि पिताजी हमें सवेरे उठा देना। पूछिए क्यों? क्योंकि जब वो सो रहा है तो साता का भोग कर रहा। किसका भोग कर रहा? साता का, शांति का, सुख का भोग कर रहा है ना सोते समय। और आप उसे उठाओगे बिना उसकी आज्ञा के तो तुम अंतराय डाल रहे हो भोग में। अब बाबूजी समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हो? तो सभी लोग, तो आप लोग भी जब तक बेटा कह के सो पिताजी कलम अभिषेक को आएंगे तो उठा देना। समझ रहे ना? तो बीच में दूसरों में विघन मत डालो तब तक कि जब तक हमें ये ना लगे कि उसके ये कर्म प्राणघाती हो सकते हैं। अगर प्राणों पे संकट बन आए उसके उन कर्मों से तो रोक भी दो एक अर्थ में, ठीक है कि नहीं है? लेकिन तब तक ना रोको। और खास करके यहाँ पे इतनी स्वतंत्रता वहाँ मिलती कहाँ है? नहीं मिलती। एक तो घर ही बड़े नहीं रह गए, अभी जितना मंदिर बड़ा है इतना घर तो बड़ा है नहीं। अब दूसरी बात, बाबूजी घर बड़े भी हैं तो आदमी कम हो गए। अब यहाँ कम से कम दोनों चीजें मिल गई हैं तो उन्हें आनंद ले लेने दो। और मुझे कल ही मैं बता रहा था भाई धर्मेंद्र जी को कि जब मैं छोटा था तो हमारे यहाँ पर एक पंडित जी साहब आया करते थे, धवल जी करके। बाद में वो सोनगढ़ परंपरा से जुड़ गए थे। उन्होंने इतना कष्ट दिया है कि वो 7:30 बजे प्रवचन को बैठते और 9:30 बजे उठते थे। वो सारे बच्चे दरवाजे, और डिसिप्लिन ऐसा कि बेटा शोर नहीं होना चाहिए और काले कपड़े नहीं। बहुत उनके अनुयायी बैठे हैं।
और बच्चे दरवाजे से झांकते रहते, खिड़कियों से, हम सभी झांकते रहते, भैया जी उठे तो कुछ आनंद लूं। हम नहीं चाहते बाबूजी कि मुझे भी कोश है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं रखता हूँ 30-35 मिनट से, क्योंकि बद्दुआएं काम करती हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ बाबूजी। तो चलिए हम यहाँ पर जुड़ते हैं माँ। तो दोष क्या है माँ झूठ बोलने में? जो दोष झूठ बोलने में ये है कि पहली बात कि आप अपने होनेपन को बिसराते हैं, ठीक है कि नहीं है? दूसरी बात, आपको चीज़ों का इतना फैलाव करना पड़ता है और फैलाव में इतने दूर निकल जाते हैं कि फिर वापिस आना मुश्किल होता है। जब तक हम लौटते हैं तब तक हमारे चरित्र एक झूठे के तौर पे परिभाषित होने लगते हैं, है ना बाबूजी? कि इसका भरोसा ना करो, ये तो आला दर्जे का झूठा आदमी है। जब तक आप लौटोगे तो फिर परिभाषित हो जाओगे झूठे के तौर पे। शहर के आला झूठों में गणना होने लगेगी तुम्हारी, और होती ही है परिवारों में। क्यों जी? आपके परिवार में कौन है सबसे उत्तम दर्जे का झूठा? तो सभी को पता है एक एक कौन से प्रथम आता है, कौन से बाबूजी वो, क्योंकि हमारे प्रपंच से हम परिभाषित होने लगे हैं माँ। और एक ऐसा कर्म भैया जो आपको वो परिभाषित करवाने पर उतारू हो जाए जो आप हो नहीं। तो माँ समझ रही हो कितना बड़ा दोष है जो आप नहीं हो, आप फिर उसके साथ परिभाषित होने लगी हो। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि है क्या आपके जीवन की? बताओ कि सब तुम्हें झूठे कहें, कोई बड़ी उपलब्धि है? नहीं, बड़ी उपलब्धि है। तो समझिए, चलिए कहानी कहता हूं। एक छोटे गांव में एक कलेक्टर आता है और एक बूढ़े मास्टर के पैर छूता है। मास्टर बूढ़ा हो गया था, आंखों की रोशनी भी कम हो गई, वो पहचान न पाए। तो मास्टर पूछते हैं, बेटे कौन हो? क्या आप नहीं पहचाने? नहीं। तो शायद आपको याद नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ। वो कलेक्टर कहता है कि जब मैं 10वीं क्लास में था और आप हमारे टीचर हुआ करते थे, तो एक बार मैंने पेन चुरा लिए थे किसी के। मैंने एक बार पेन चुरा लिए थे और ये निर्णय हुआ था कि चोर को पकड़ा जाए तो सभी के जेब और बस्ते देखे जाएंगे। तो आपने कहा था कि सुनो, हम जेब भी देखेंगे और बस्ते भी देखेंगे, लेकिन सभी आंख बंद कर लो, ताकि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है ये जाहिर ना हो पाए। क्योंकि एक बार जाहिर हो गया तो निश्चित ही उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। और सब बच्चों ने दीवार की तरफ अपने मुख कर लिए और मास्टर जी बारी बारी से उनके जेब और बस्ते टटोलते हैं। तो वो लड़का कहता है कि मास्टर जी, आपको याद होगा कि मैं ही वो लड़का था चोर, क्योंकि मेरे जेब से ही पेन निकले थे। मास्टर जी कहते हैं, मेरे बेटे इधर आओ। क्या? कि बेटे, जब सभी बच्चों ने आंखें बंद कर ली थी तो मैंने भी कर ली थी। जब मुझे भी नहीं पता मेरे बेटे, क्योंकि जब तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित होती, तो तुम क्या ये सोच सकते हो कि मैं तुम्हें चोर समझ लेता तो क्या मेरे ढंग पढ़ाने के प्रभावित ना होते? निश्चित ही होते। तो मैं भी तो तुम्हारा अहित ही कर जाता। तो भाभी माँ, इस ढंग से जो हमारी मौजूदगी होती है दूसरे के प्रति कल्याण मित्र के तौर पे, ये तभी हो पाती है जब हमें सत और असत का ज्ञान होता है। इस चीज के लिए चाहिए है एक आला दर्जे की समझ है। समझ रही कि नहीं समझ रही?
और हम तैयार बैठे रहते हैं। एक बाई दूसरे को फोन करती है, वो कह रही सुना है तुमने, उसकी लड़ाई हो गई और बिटिया भी भाग गई और इतना कर्ज है, ये है वो है। उसने कम से कम आध घंटे तक खूब बातें कहीं। कहती है चलो अब रखते हैं। वो कह रही थोड़ा और कहो। वो कह रही थोड़ा और क्या कहें, हमने भी 5 मिनट सुना था जो 30 मिनट कर दिया। अब और कितना कहें, 5 मिनट सुना तो कितना कर दिया, 30 मिनट। तो ये जो मां सत्य कहने के जो ये ढंग हैं, ये भी झूठ की कोटि के हैं मां। ऐसी मेरी मौजूदगी जहां पर कल्याण मित्रता न सिद्ध होवे, मेरी बेबी झूठ के कोटि के हैं। क्यों हैं? क्योंकि दोनों ही तुम्हें अपने से दूर ले जाते हैं। क्यों? चुगली करने बैठे ही रहते हैं। नई भाभी जिन घरों में आ गई है, उनके बच्चे देख लो, वे जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं या शर्लॉक होम, कि भाभी ने कुछ किया नहीं कि तुरंत जाके अम्मा पता है भाई ऐसी कर रही थी। और छोटे बच्चों को नहीं पता होगा, बड़े को पता होगा। तो ये जो उपस्थिति है, हालांकि सत्य ही उपस्थिति है, लेकिन भाभी वो इस ढंग से कहे जाते हैं। तो झूठ सत्य कहने के ढंग भी ऐसे होते हैं कि वे झूठ से बेकार होते हैं। ऐसी जगह पौंस लगाते हैं हम कि वे अर्थ अनर्थ देने लगते हैं। नहीं लगाते। ऐसे भाषाई आधार को चुनते हैं हम। धर्मेंद्र जी, एक स्टोर में 2 कर्मचारी थे। तो वे कर्मचारी रात के थे। तो एक रात एक कर्मचारी नहीं आया, तो दूसरे ने हाजिरी लगाई, गैर हाजिरी, और लिख दिया वो आदमी आज भी नहीं आया। क्या लिख दिया? वो आदमी आज भी नहीं आया। समझ रहे ना भाऊ जी? दूसरे ने कहा भैया, जब वो अगले दिन आया, कि अगर इस तरह से ढंग से लिखोगे तो ये तो मेरे चरित्र में बड़े दोष लग जाएंगे। आज भी नहीं आया, इसका मतलब है कि और भी नहीं आ रहा होगा। लेकिन वो कह रहा नहीं, मैंने तो लिख गया तो लिख गया, अब तो मैं पीछे ना हटूं, कोई बात नहीं। 2-4 दिन बाद हुआ ये कि जिसने हाजिरी लगाई थी वो नहीं आया। तो उसने हाजिरी लगाई कि ये आदमी आज ही आया। कि नहीं? तो ऐसे जो भाषाई आधार हैं सत्य के कहने के, बेबी बाबूजी झूठ से खराब हैं। तो मां और पिता, इस ढंग से हम शब्दों का चयन करते हैं। और बात तुम कहो हमने थोड़ा ही कुछ कहा था। अरे भाई, तू अपने भाषा के उतार चढ़ाव और पॉज लेकर के वो सब कह गया जो तुझे कहना नहीं था, हालांकि कहना तो तुझे वो ही था। तो इस ढंग से जो प्रस्तुति है मां, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन दोनों ही स्थितियों में आप आत्म चेतन नहीं होती हो, परात्म चेतन होती हो। आपके लिए मूल्यवान कौन रह गए फिर? दूसरे। आपका पूरा ध्यान 24 घंटे किस पर रखा रहेगा? दूसरों पर रखा रहेगा, नहीं रखा रहेगा। अभी आपको याद हो, अभी मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन पहले ही एक बाई ने, जिसके संबंध अनैतिक थे किसी से, तो अपने 3 साल के लड़के के सामने पर पुरुष से मिली। 3 साल का लड़का कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये लगा कि क्योंकि मेरे
दुष्कृत्य का कोई तो गवाह